दुनिया को लग रहा था कि शायद इस बार जंग टल जाएगी। तेहरान और वाशिंगटन के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही थी। कतर में डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हो रही थी। सीज फायर को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी थी। लेकिन तभी फारस की खाड़ी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बता दिया कि मिडिल ईस्ट में शांति अभी भी बेहद दूर है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी बोट्स पर हमला कर दिया। वो बोट्स जिन पर आरोप लगाए कि वे समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बंदर अब्बास पोर्ट के पास ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल साइट को भी अमेरिकी हमले में निशाना बनाया गया। और सबसे अजीब बात यह है कि हमला ऐसे समय हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत जारी है। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में की गई। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरानी बोट समुद्री रास्तों में माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा रही थी, जिससे अमेरिकी युद्धपोतों और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को खतरा हो सकता था। अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। दुनिया के करीब 20% तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर यहाँ युद्ध भड़कता है या रास्ता बंद होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यानी अमेरिका का ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब बातचीत चल रही थी तब हमला क्यों हुआ? असल में अमेरिका को डर है कि ईरान बातचीत को ढाल बनाकर अपनी सैन्य तैयारी तेज कर रहा है। वाशिंगटन को आशंका है कि तेहरान हॉर्मुज को अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ईरान ने सच में इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान, भारत सबका इस पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर हॉर्मुज में अपनी सैन्य मौजूदगी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। हालांकि सेंटकॉम ने बयान में ये भी कहा कि अमेरिका अभी भी संयम बरत रहा है। उसका उद्देश्य जंग बढ़ाना नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में संयम और हमला अक्सर एक ही वाक्य में दिखाई दे रहे हैं। अब जरा पिछले 24 घंटों की बड़ी तस्वीर समझिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने साफ कह दिया कि वे ईरान के साथ ओबामा मॉडल वाली डील नहीं करेंगे। याद कीजिए 2015 में बराक ओबामा के दौर में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी। उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं मानी थी। बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत दी गई। लेकिन ट्रंप हमेशा उस डील को कमजोर समझौता बताते रहे हैं। अब उन्होंने फिर दोहराया है, या तो बेहतरीन डील होगी या फिर कोई डील ही नहीं होगी। यानी वाशिंगटन अब आधे अधूरे समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में जो वार्ता चल रही है उसमें दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बड़ी कटौती करे, लेकिन ईरान कह रहा है कि यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है और यही इस पूरे संकट की जड़ है। दरअसल ईरान अब सैन्य या राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो राष्ट्रीय सम्मान की लड़ाई का नैरेटिव बन रहा है। तेहरान में ये संदेश दिया जा रहा है कि पश्चिमी देश ईरान को टेक्नोलॉजी कमजोर दिखाना चाहते हैं, इसलिए ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को संप्रभुता का मुद्दा बना रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी डिप्लोमेट रॉबर्ट मैली का बयान बेहद अहम हो गया है। उन्होंने कहा कि कितना भी दबाव डाल लिया जाए, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार छोड़ने वाला नहीं है। मैली के मुताबिक ईरान अब दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता। उसे लगता है कि हर बार बातचीत के बाद पश्चिमी देश नए दबाव लेकर आ जाते हैं और यही वजह है कि ईरान की पोजीशन पहले से ज्यादा कठोर हो चुकी है। अब इस पूरे संकट में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका और ईरान जल्द किसी अंतरिम समझौते पर साइन कर सकते हैं। यहाँ तक कहा गया कि हॉर्मुज खोलने और सीज फायर बढ़ाने की सहमति तक बन सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई दस्तखत नहीं हुआ, कोई औपचारिक समझौता नहीं सामने आया। यानी दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अब भी बहुत गहरी है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। यानी अंतिम फैसला अभी भी ईरान के धार्मिक और रणनीतिक नेतृत्व के हाथ में ही है। और यही वजह है कि दुनिया की नजर अब सिर्फ राष्ट्रपति या विदेश मंत्री पर नहीं बल्कि तेहरान की असली पावर सेंटर पर टिकी हुई है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा संकेत दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लेबनान और हिजबुल्लाह के समर्थन में खुला संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ लेबनान की संप्रभुता के साथ खड़ा है। इस बयान का मतलब साफ है, ईरान सिर्फ अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा, वो अपने पूरे रेजिस्टेंट नेटवर्क को भी एक्टिव बनाए रखना चाहता है। यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो संघर्ष सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें इजराइल, हिजबुल्लाह, रेड सी, हॉर्मुज सब शामिल हो सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और शायद यही इस पूरे संकट की सबसे खतरनाक बात भी है, क्योंकि अभी दुनिया जिस दौर में खड़ी है वहाँ एक छोटी सैन्य गलती भी बड़ा क्षेत्रीय युद्ध बन सकती है।
एक तरफ अमेरिका है जो हॉर्मुज में अपनी ताकत दिखाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जो दबाव में झुकना नहीं चाहता, और बीच में पूरी दुनिया खड़ी है जिसकी अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और सुरक्षा इस टकराव से सीधे जुड़ी हुई है। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका और ईरान आखिरी वक्त पर कोई समझौता कर लेंगे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये तनाव आने वाले दिनों में दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा? फिलहाल मिडिल ईस्ट में बंदूकें पूरी तरह शांत नहीं हुई हैं, बातचीत भी चल रही है और हमले भी जारी हैं, और यही इस पूरे संकट को सबसे ज्यादा खतरनाक बना रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन दुनिया को जो उम्मीदें थीं कि अब बातचीत चल रही है, शांति वार्ता हो रही है, सीज फायर बढ़ेगा या हो सकता है तो ये युद्ध रुक सकता है, तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। While on the one hand, our fingers are poised directly upon the trigger, ready to initiate the fourth battle, as well as the fourth round of suppression. दुनिया की सबसे बड़ी तबाहियां अक्सर बिना चेतावनी के आती हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार खतरे ने खुद दुनिया को खुली चेतावनी दी है। फारस की खाड़ी से उठ रही ये नई आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिला सकती है। ईरान ने अब दुनिया को साफ शब्दों में बता दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह का हमला हुआ या वहां उसकी समुद्री गतिविधियों को रोकने की कोशिश की गई, तो तेहरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते NPT से बाहर निकल सकता है। यानी वो समझौता जिसने अब तक ईरान को कानूनी रूप से परमाणु हथियार बनाने से रोके रखा था, अब खुद ईरान उसी को खत्म करने की धमकी दे रहा है। ईरान के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजाई ने साफ कहा है कि अगर दुश्मन देशों ने हुर्मुज पर दबाव बनाया तो ईरान सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही नहीं करेगा, बल्कि NPT छोड़कर अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खुला कर देगा। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है ईरान अब खुलकर परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ सकता है। अब सवाल है कि अचानक ईरान इतना आक्रामक क्यों हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ईरान की सत्ता में आया बदलाव। आयतुल्लाह अली खामेनेई के दौर में दुनिया को कम से कम एक भरोसा था। खामेनेई बार बार कहते थे कि इस्लाम परमाणु हथियारों की इजाज़त नहीं देता। उनका धार्मिक फतवा ईरान के लिए एक तरह की राजनैतिक ढाल था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। खामेनेई के बाद सत्ता और रणनीतिक फैसलों में मुज्तबा खामेनेई का प्रभाव लगातार बढ़ा है, और माना जा रहा है कि उनका रुख पहले से कहीं ज़्यादा सख्त है। पश्चिमी देशों की मांग थी कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को या तो खत्म करे या देश से बाहर भेजे, लेकिन तेहरान ने साफ मना कर दिया। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ परमाणु सामग्री नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय ताकत और सुरक्षा का प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास अब वो तकनीक और संसाधन मौजूद हैं जिनकी मदद से वो बेहद कम समय में परमाणु क्षमता हासिल कर सकता है। सेंट्रीफ्यूज तैयार है, यूरेनियम का बड़ा स्टॉक मौजूद है, और बस राजनीतिक फैसला बाकी माना जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या रास्ता बंद होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल भी अलर्ट मोड में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद साफ कहा कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म किया जाए। यानी एक तरफ ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल सख्त रुख अपनाए हुए हैं, और यही वजह है कि दुनिया आज एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। क्या ये तनाव सिर्फ धमकियों तक सीमित रहेगा, या फिर दुनिया एक नए परमाणु संकट की तरफ बढ़ रही है? आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की थी, और अगर इसका जवाब हाँ है
तो भैया एक महायुद्ध की आहट तो अब पूरी दुनिया ने महसूस कर ली है। क्या पर्शियन गल्फ के आसमान में सच में कोई स्टेल्थ ड्रोन उड़ रहा था, या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल गेम प्लान का हिस्सा है? जब कोई बड़े से बड़ा देश चुप हो जाए और दुश्मन की खामोशी ही आपका सबसे बड़ा जवाब बन जाए, तो समझ लीजिए पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही है। तस्वीरें बनती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, एक ऐसी समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, लेकिन पिछले 48 घंटों में यह जगह एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर कुकर बन चुका है। एक तरफ बंद कमरों में यूएस और ईरान के बीच चल रहे हैं बेहद सेंसिटिव न्यूक्लियर टॉक्स और सीज फायर के नेगोशिएशंस, और ठीक उसी वक्त उसी आसमान में दुश्मन के ड्रोन गिराने की खबरें सामने आती हैं और स्वागत किया जाता है आपका जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर, जहां एक नया वेपन, एक अनक्लेम्ड ड्रोन और शांति की बातें सब कुछ एक साथ चल रही है। कहानी शुरू होती है ईरानियन स्टेट मीडिया के एक बहुत ही लाउड अनाउंसमेंट से। उनका दावा है कि उन्होंने पर्शियन गल्फ में किश्म आइलैंड के पास एक हॉस्टाइल सर्विलियंस ड्रोन, यानी एक दुश्मन का जासूसी ड्रोन मार गिराया है, और इस काम को अंजाम दिया है उनके बिल्कुल नए एयर डिफेंस सिस्टम्स ने, जिसका नाम है अराश आर्चर। यह नाम रखा गया है पर्शियन माइथोलॉजी के एक लेजेंड तीरंदाज अराश के नाम पर। अब एक जर्नलिस्ट की नजर से अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे तो यहाँ दो बड़े ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट ये है कि ईरान का दावा है कि अराश आर्चर सिस्टम कोई आम वेपन नहीं है, ये स्टील्थ और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को भी ढूंढकर तबाह कर सकता है। यानी ऐसे एडवांस ड्रोन्स जो आम रडार की नजरों से बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, ये उनको भी ढूंढ के मार गिराता है। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेटमेंट है। ईरान पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उनकी टेक्नोलॉजी अब दुश्मन के सबसे खतरनाक और चुपके से आने वाले हथियारों को भी ढूंढ सकती है। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इस ड्रोन का पूरी दुनिया में किसी भी देश ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाँ ये हमारा ड्रोन था। यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल चुप है, इजराइल ने भी बिल्कुल कुछ नहीं कहा, और उन्होंने तो ये कह दिया वी आर नॉट फेमिलियर विद दिस इंसिडेंट, यानी अरे हमें तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। पूरा पल्ला साफ कर लिया। अब कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी नहीं है, रैकेट की तस्वीरें बहुत धुंधली हैं। तो फिलहाल ये सिर्फ ईरान का एक तरफा दावा है, और दिलचस्प बात यह है कि यह अकेली घटना नहीं है। इसके ठीक एक दिन पहले ईरान ने एक और दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने हॉर्मुज़गन प्रोविंस में एक इजरायली मेड ऑर्बिटर सर्विलियंस ड्रोन को भी मार गिराया है, और उसकी नेवल फोर्सेस ने उसका मलबा भी रिकवर कर लिया है। इजराइल ने इस पर भी वही पुराना जवाब दिया कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अब पैटर्न देख रहे हो, ईरान हमला करता है तो कभी भी यूएस और इजराइल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब करे भी तो कैसे? एक तरफ यूएस कह रहा है कि हम तो सीज फायर का पालन कर रहे हैं, और वहीं एक सर्विलियंस ड्रोन मारा जाए तो ये यूएस इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं तो और क्या है? 2 दिन 2 ड्रोन्स, लेकिन दोनों पर दुश्मन की तरफ से कंप्लीट साइलेंस आई है। अब सवाल ये उठता है कि जब पर्दे के पीछे यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलने के लिए सीरियस नेगोशिएशन चल रही है, तो ठीक उसी वक्त ईरान ऐसी पब्लिक मिलिट्री अनाउंसमेंट क्यों कर रहा है? ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक क्लासिक आजमाया हुआ नुस्खा है, और वो है फ्लेक्सिंग मिलिट्री मसल एट द नेगोशिएशन टेबल। जब आप किसी बड़े समझौते के लिए टेबल पर बैठे हो तो आप कमजोरी से नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर नेगोशिएट करना चाहते हो। ईरान इस एक्शन से अमेरिका और उसके एलाइज को एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज भेज रहा है कि हम शांति की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ताकत नहीं है। हमारे आसमान में आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे पास अराश आर्चर है जो अंधेरे में भी निशाना लगा सकता है, चाहे वो ड्रोन यूएस का था, इजराइल का या और किसी दोस्त का। लेकिन अराश आर्चर ने उसको उड़ाकर ये साबित कर दिया है कि ईरान अभी काफी शक्तिशाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज में। दुनिया इस वक्त 4 बड़े मोर्चों पर तेजी से बदल रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने हथियार छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। चीन संकट से जूझ रहे क्यूबा के साथ खुलकर मैदान में खड़ा दिखाई दे रहा है, और बीजिंग डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी मुद्रा युआन को लगातार मजबूत कर रहा है। मैं हूं पंकज कुमार मिश्र। शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब तक की सबसे कड़ी चेतावनियों में से एक जारी की है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है।
तेहरान का कहना है कि इस स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण किसी न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु ताकत जितना रणनीतिक महत्व रखता है। ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर इस समुद्री रास्ते को बंद करने की कोशिश हुई या ईरान के परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया गया तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों, खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे और क्षेत्रीय रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बना सकता है। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर गल्फ क्षेत्र में युद्ध भड़कता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हॉर्मुज में थोड़ी सी भी रुकावट कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर ले जाती है, शिपिंग रूट्स प्रभावित हो जाते हैं और दुनिया में पहले से मौजूद महंगाई का दबाव और बढ़ जाता है। ईरान ने अभी अभी अपनी पहली सीधी परमाणु चेतावनी जारी की है। वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मोहसेन रजई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि दुश्मन हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य पर हमला करता है तो ईरान नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ देगा और परमाणु अप्रसार संधि NPT से हट सकता है। इस पर जरा गौर कीजिए, NPT वह सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश बनने से रोकता है। तेहरान अब इसे अंतिम हथियार के रूप में दांव पर लगा रहा है। और यह समझने के लिए कि आज रात इस चेतावनी का इतना महत्व क्यों है, आपको यह समझना होगा कि अयातुल्लाह खामेनेई की मृत्यु के बाद क्या बदला। दशकों तक खामेनेई का अपना धार्मिक आदेश, उनका फतवा ही वह एकमात्र चीज थी जो ईरान को परमाणु सीमा पार करने से रोक रही थी। उन्होंने इस्लामी कानून के तहत परमाणु हथियारों के विकास को वर्जित घोषित किया था। वह फतवा ईरान का आधिकारिक रुख था। यह वह रेखा थी जिसकी आड़ तेहरान हर बातचीत, हर गतिरोध, हर संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण में लेता था। लेकिन खामेनेई अब नहीं रहे और माना जाता है कि जो व्यक्ति अब ईरान की रणनीतिक दिशा तय कर रहा है, उनका बेटा मोज्तबा खामेनेई वह संयम नहीं बरतता। मोज्तबा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान किसी भी समझौते के तहत अपने संवर्धित यूरेनियम को नहीं छोड़ेगा, न ही इसे बाहर भेजेगा, न ही इसे पतला करेगा और न ही इसे सौंपेगा। और विफल वार्ताओं पर नजर रखने वाले सूत्र पुष्टि करते हैं कि यह कोई छोटा मुद्दा नहीं था। परमाणु फाइल, विशेष रूप से संवर्धित यूरेनियम का सवाल, वह मुख्य कारण था जिससे समझौता टूट गया। यह वह दीवार थी जिसे कोई भी पक्ष पार नहीं कर सका। ईरान ने वर्षों तक यूरेनियम को हथियार ग्रेड स्तर के करीब संवर्धित करने में बिताए हैं। मोज्तबा का रुख सीधा है। वह यूरेनियम कोई सौदेबाजी का मोहरा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है और ईरान इसे अपने पास ही रखेगा। अब इसमें हॉर्मुज का पहलू जोड़ें। हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य केवल एक जलमार्ग नहीं है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने इसे बंद किया या नाकाबंदी हुई तो आर्थिक झटके हर महाद्वीप तक पहुंचेंगे। तेहरान यह जानता है, इसीलिए रजाई की चेतावनी सटीक है। वे मिसाइल या छद्म हमले की धमकी नहीं दे रहे। वे कह रहे हैं, हॉर्मुज को छुआ तो NPT फाड़ देंगे। हम खुले तौर पर कानूनी और तेजी से परमाणु शक्ति बनेंगे। ईरान के पास पहले से संवर्धित यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं। ईरान और परमाणु हथियार के बीच की दूरी अब वर्षों नहीं, हफ्तों की है। अब नेतन्याहू की बात। इन संकेतों के कुछ घंटों में इजरायली PM ने पुष्टि की कि उन्होंने सीधे ट्रंप से बात की है। संदेश बिल्कुल साफ था, ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसका मतलब है ईरान के संवर्धन स्थलों को नष्ट करना, ईरानी क्षेत्र से सभी संवर्धित सामग्री को हटाना। नेतन्याहू ने यह भी पुष्टि की कि ट्रंप ने लेबनान सहित हर मोर्चे पर इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को दोहराया है। तो आज रात स्थिति यह है, हॉर्मुज को छेड़े जाने पर ईरान NPT छोड़ने की धमकी दे रहा है। मोज्तबा संवर्धित यूरेनियम छोड़ने से इनकार कर रहा है। समझौता खत्म हो चुका है। परमाणु कार्यक्रम खत्म करने पर ट्रंप नेतन्याहू के साथ हैं। हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य अब एक जलती मशाल है। सुरक्षा दीवारें ढह चुकी हैं। फतवा खत्म है। बातचीत बंद है। फारस की खाड़ी में एक गलत कदम दुनिया को ऐसे परमाणु संकट की कगार पर ले आया है जिसका कोई समाधान नहीं। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। संगठन के महासचिव नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार ही लेबनान की सुरक्षा की असली ताकत हैं। रेजिस्टेंस एंड लिबरेशन डे कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह ने हथियार छोड़ दिए तो लेबनान इजराइल के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा क्षमता खो देगा। कासिम ने यहां तक कहा, डिसआर्मामेंट इज एक्सटर्मिनेशन, यानी हथियार छोड़ना खत्म होने जैसा होगा।
ये बयान ऐसे समय पर आया है जब गाजा युद्ध के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इजराइल लेबनान सीमा पर भी हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। क्या होगा अगर मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली सशस्त्र समूहों में से एक ने एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है? 24 मई 2026 को बिल्कुल यही हुआ। लेबनान के प्रतिरोध और मुक्ति दिवस पर हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने एक कड़ा संदेश दिया, जिसने तुरंत क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया। अपने भाषण में उन्होंने घोषणा की कि हिजबुल्लाह कभी भी निशस्त्रीकरण स्वीकार नहीं करेगा और यहाँ तक की चेतावनी भी दी कि निशस्त्रीकरण का मतलब समूह और खुद लेबनान के लिए विनाश होगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनने से लेबनान की रक्षा क्षमता खत्म हो जाएगी, जिससे देश असुरक्षित और कमजोर हो जाएगा। उनके बयानों के अनुसार समूह को निशस्त्र करने के किसी भी प्रयास को सुधार या राजनीतिक बातचीत के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा जाएगा। कासिम ने हिजबुल्लाह के पुराने रुख को भी दोहराया कि उसके हथियार इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध का हिस्सा हैं और जब तक इजरायली खतरे बने रहेंगे वे इस भूमिका को जारी रखेंगे। इस बयान का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह इजराइल लेबनान सीमा पर चल रहे तनाव के बीच आया है, जिसमें निरंतर सैन्य गतिविधि, युद्ध विराम विवाद और दक्षिणी लेबनान में कथित हमले शामिल हैं। यह ऐसे समय में भी आया है जब लेबनान पर सभी सशस्त्र बलों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, जो गैर राज्य समूहों के निशस्त्रीकरण का आह्वान करने वाले पुराने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप है। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1559 और प्रस्ताव 1701 शामिल हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि केवल लेबनानी राज्य को ही अपने क्षेत्र के भीतर हथियारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि हिजबुल्लाह ने लगातार इस ढांचे को खारिज किया है, यह तर्क देते हुए कि उसका शस्त्रागार राष्ट्रीय रक्षा और प्रतिरोध के लिए आवश्यक है। अपने हालिया बयानों में कासिम ने यह भी सुझाव दिया कि निशस्त्रीकरण के प्रस्ताव विदेशी दबाव और बाहरी एजेंडे का हिस्सा हैं, जो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से जुड़े हैं। लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह की स्थिति को लेकर गहरा विभाजन बना हुआ है। कुछ राजनीतिक गुट सरकारी नियंत्रण में एक एकीकृत राज्य सैन्य संरचना के विचार का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य का तर्क है कि हिजबुल्लाह अभी भी राष्ट्रीय रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बीच इजराइल हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को सीधे सुरक्षा खतरे के रूप में देखता आ रहा है और सीमा पर तनाव अत्यधिक अस्थिर बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं ने आर्थिक सहायता और पुनर्निर्माण सहायता को व्यापक सुरक्षा सुधारों से जोड़ा है, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों और राज्य में उसकी भूमिका पर चर्चा शामिल है। लेकिन सालों के दबाव के बावजूद हिजबुल्लाह का रुख काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है और शेख नईम कासिम की यह ताज़ा घोषणा एक संदेश को स्पष्ट रूप से पुख्ता करती है। निशस्त्रीकरण की ओर कोई भी रास्ता न केवल असंभव है, बल्कि इसे अस्वीकार्य और अस्तित्व के संकट के रूप में पेश किया जा रहा है। जैसे जैसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है, यह बयान लेबनान और व्यापक मध्य पूर्व में पहले से ही नाजुक और अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहे क्यूबा के लिए चीन अब खुलकर मदद के मैदान में उतर आया है। बीजिंग की तरफ से भेजी गई लगभग 60,000 टन चावल सहायता की पहली खेप हवाना पहुंच चुकी है। पहले चरण में 15,000 टन चावल भेजा गया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने चीन का सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद किया और कहा कि गंभीर खाद्य संकट के बीच ये मदद बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर भी तीखा प्रहार किया। डियाज कैनेल ने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन क्यूबा के लोगों पर कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा जैसा दबाव बना रहा है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों की तुलना जेनोसाइड तक से कर दी। ये घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में क्यूबा पर फिर से सख्त प्रतिबंध नीति अपना रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा बड़ा पहलू भू राजनीति है। चीन अब उन देशों के साथ खुलकर खड़ा दिखाई दे रहा है जो अमेरिकी प्रतिबंध या दबाव का सामना कर रहे हैं, और लैटिन अमेरिका में, जिसे लंबे समय तक अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था, वहां भी चीन अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है।
रविवार को चीन से आया 15,000 टन चावल हवाना बंदरगाह पहुंचा। क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनल ने इसे एकजुटता का नेक कदम बताया, जो हर प्रांत के लाखों लोगों तक पहुंचेगा। चीनी राजदूत हुआ शिन ने इसे हाल के वर्षों में चीन की सबसे बड़ी खाद्य सहायता बताया। यह तो बस शुरुआत है। बीजिंग ने 60,000 टन चावल देने का वादा किया है और जहाज आ रहे हैं। चावल चाहे कितना भी आए, चरमराई बिजली व्यवस्था ठीक नहीं होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक क्यूबा का पावर ग्रिड ठीक करने में 8 से 10 अरब डॉलर लगेंगे। इतना पैसा है नहीं और वॉशिंगटन इसे बदलने नहीं देगा। अब यहाँ से यह कहानी भू राजनीतिक रूप से विस्फोटक हो जाती है। ट्रंप प्रशासन सिर्फ प्रतिबंधों पर ही नहीं रुक रहा है। फ्लोरिडा में कट्टरपंथी क्यूबाई अमेरिकियों के दबाव में वॉशिंगटन अब सत्ता परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से दबाव बढ़ा रहा है। वही तरीका जो वेनेजुएला में अपनाया गया था, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि क्यूबा वेनेजुएला नहीं है। क्यूबा की सेना वेनेजुएला की तुलना में वैचारिक रूप से अधिक एकजुट है और उसके पलटवार करने की संभावना अधिक है। और दशकों के सहयोग के बाद पहले सोवियत संघ और अब चीन के साथ हवाना की खुफिया और निगरानी क्षमताओं को इस क्षेत्र में सबसे उन्नत माना जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर वॉशिंगटन ने काराकास वाला दांव यहाँ आजमाया तो हवाना उतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगा। तो अभी आप एक छोटे से कैरेबियाई द्वीप पर 3 शक्तियों के बीच धीमी गति से चल रहा टकराव देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो बाहर से दबाव बना रहा है, चीन जो पूर्व से मदद और समर्थन दे रहा है, और क्यूबा जो ब्लैकआउट और किल्लत के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर क्यूबा में बत्तियां गुल हो रही हैं। 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, हवाना के कुछ हिस्सों में लगातार 22 घंटों तक। और जब लाखों क्यूबाई अंधेरे में बैठे हैं तो चीनी चावल लेकर एक जहाज हवाना की खाड़ी में आकर रुका है। और यह तो बस शुरुआत है। क्यूबा अपने आधुनिक इतिहास के सबसे खराब ऊर्जा और खाद्य संकटों में से एक के बीच में है। इस समय पूरे द्वीप का 64% हिस्सा एक साथ ब्लैकआउट का सामना कर रहा है। पिछले हफ्ते व्यस्त घंटों के दौरान यह संख्या 70% तक पहुंच गई थी। एक देश का 70% हिस्सा एक ही समय में बिना बिजली के। क्यूबा सरकार ने खुद ऊर्जा की स्थिति को गंभीर, नाजुक और बेहद तनावपूर्ण बताया है। ये विपक्ष के शब्द नहीं हैं। यह हवाना का यह स्वीकार करना है कि वह कगार पर है और यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। जनवरी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, क्यूबा को वेनेजुएला से होने वाली तेल की आपूर्ति रुक गई। क्यूबा को सिर्फ बिजली चालू रखने के लिए रोजाना लगभग 100,000 बैरल तेल की जरूरत होती है। घरेलू उत्पादन इसका आधे से भी कम हिस्सा पूरा करता है। बाकी सब खत्म हो गया। वॉशिंगटन जो कर रहा है उसके लिए हवाना सरकार के पास एक शब्द है: नरसंहार। क्यूबा अभी भी अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों के साए में जी रहा है जो 1962 से लागू हैं। उस पर नए तेल प्रतिबंधों को भी जोड़ दें तो आप समझ पाएंगे कि इस द्वीप के कुछ हिस्से बिना एक भी गोली चले युद्धग्रस्त देश जैसे क्यों दिखते हैं। चीन की एक और खबर। बीजिंग की केंद्रीय बैंक ने अपनी मुद्रा युआन को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 साल में सबसे अधिक मजबूत स्तर पर पहुंचा दिया है। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी माना जा रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने युआन की डेली रेफरेंस रेट को 2023 के बाद सबसे मजबूत स्तर पर तय किया है। इसकी बड़ी वजह है चीन के निर्यात का लगातार मजबूत बने रहना और दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना। अब कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में युआन और मजबूत हो सकता है। चीन के लिए ये मजबूत युआन कई मायनों में अहम है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी आकर्षित होती है और सबसे महत्वपूर्ण, बीजिंग धीरे धीरे दुनिया की डॉलर पर निर्भरता कम कर सकता है। क्या होगा अगर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक चुपचाप उस स्तर पर पहुंच जाए जो 3 साल से अधिक समय में नहीं देखा गया और कोई भी इसे इत्तेफाक नहीं कह रहा है? चीनी युआन के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। मई 2026 तक युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2023 की शुरुआत के बाद से अपनी सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, जिसमें यूएसडी से CNY विनिमय दर 6.78 से 6.04 की सीमा में आ गई है।
सरल शब्दों में अब एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए कम युआन लगते हैं, जिसका अर्थ है कि चीनी मुद्रा मजबूत हो रही है। ऑनशोर युआन 6.78 के करीब कारोबार कर रहा है, जबकि ऑफशोर युआन भी इसी तरह के कई सालों के उच्चतम स्तर के आसपास बना हुआ है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की दैनिक दर 3 साल के उच्चतम स्तर पर है, जो नियंत्रित और स्थिर मजबूती का संकेत देती है। और यह अलग थलग नहीं हो रहा है। कई बड़ी ताकतें इस बदलाव को चला रही हैं। सबसे पहले ब्याज दर की बदलती उम्मीदों और व्यापक भू राजनीतिक अनिश्चितता के दबाव में अमेरिकी डॉलर खुद वैश्विक स्तर पर कमजोर हो रहा है। दूसरा, चीन का निर्यात इंजन आश्चर्यजनक रूप से लचीला बना हुआ है, जिसमें मजबूत व्यापार अधिशेष वैश्विक बाजारों में युआन की मांग को सहारा दे रहे हैं। तीसरा, भू राजनीतिक घटनाक्रम एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों में तनाव कम होने से लेकर वैश्विक बाजारों में जोखिम की भावना में सुधार शामिल है, जिससे सुरक्षित डॉलर की मांग कम हो जाती है। हाल के राजनयिक संकेतों और बड़ी शक्तियों के बीच उच्च स्तरीय संपर्कों पर भी ध्यान बढ़ रहा है, जिसने चीनी संपत्तियों में निवेशकों के विश्वास में थोड़ा सुधार करने में योगदान दिया है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना अपनी मुद्रा का बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ प्रबंधन करता है। यह कोई मुक्त या स्वतंत्र मुद्रा बाजार बिल्कुल भी नहीं है। बीजिंग एक बहुत ही कड़ाई से नियंत्रित प्रणाली अपनाता है, जिसमें वे दैनिक मध्य बिंदु तय करते हैं और केवल सीमित ट्रेडिंग बैंड के भीतर ही आवाजाही की अनुमति देते हैं। इसका मतलब है कि मजबूती का हर कदम क्रमिक, जानबूझकर और बारीकी से निगरानी वाला है। विश्लेषकों का कहना है कि यह रुझान जारी रह सकता है, लेकिन आक्रामक रूप से नहीं। वैश्विक बैंकों सहित प्रमुख वित्तीय संस्थान अब 2026 तक युआन की ओर क्रमिक मजबूती का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि नीति निर्माताओं से निर्यात प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए किसी भी तेज या अनियंत्रित उछाल को रोकने की उम्मीद है। क्योंकि एक मजबूत युआन दोधारी तलवार है, यह चीनी संपत्तियों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को बढ़ाता है और युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करता है। लेकिन यह चीनी निर्यात को और अधिक महंगा भी बनाता है, जो निर्माताओं और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा पर दबाव डाल सकता है। वैश्विक बाजारों के लिए यह बदलाव मायने रखता है। इस तरह की मुद्रा की चाल कमोडिटी की कीमतों, उभरते बाजार प्रवाह और अमेरिकी डॉलर और अन्य वैश्विक मुद्राओं के बीच व्यापक संतुलन को प्रभावित करती है। और जबकि अमेरिकी डॉलर अभी भी प्रमुख वैश्विक मुद्रा बना हुआ है, यह कदम एक बदलते वित्तीय परिदृश्य को उजागर करता है, जो व्यापार शक्ति, नीति नियंत्रण और बदलते भू राजनीतिक गति से प्रेरित है। फिलहाल बाजारों का संदेश स्पष्ट है, युआन मजबूत हो रहा है, लेकिन सावधानी से और कड़ी निगरानी में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर बीजिंग के फाइनेंशियल मार्केट्स तक दुनिया तेजी से ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां अर्थव्यवस्था, युद्ध और भू राजनीति एक दूसरे के सीधे टक्कर में आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्ल्ड न्यूज। इतिहास कहता है कि परमाणु तबाही हमेशा आधी रात को बिना बताए आती है, लेकिन आज रात तबाही ने बकायदा अपना पता और वक्त नोट करवा दिया है। जरा सोचिए, ईरान के रेगिस्तान में घूमते वो हजारों सेंट्रीफ्यूज जो सालों से धीरे धीरे यूरेनियम को सुलगते हुए बारूद में बदल रहे थे, आज उनके ऊपर से वो आखिरी पर्दा हट चुका है जिसने उन्हें बांध रखा था। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान ने दुनिया को अब तक की सबसे सीधी और सबसे खौफनाक परमाणु चेतावनी दे दी। एक ऐसी चेतावनी जो कहती है कि अगर फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के उस संकरे समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी ने छूने की हिमाकत की, तो ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते की धज्जियां उड़ा देगा। कानूनी तौर पर खुलेआम और सिर्फ चंद हफ्तों के भीतर वो दुनिया का नया परमाणु संपन्न देश बन जाएगा। ईरान के बेहद रसूखदार और वरिष्ठ अधिकारी मोहसेन रिजाई ने सीधे शब्दों में दुनिया को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी दुश्मन देश ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करने या उसे रोकने की हिमाकत की, तो ईरान अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ देगा। साथ ही वो एनपीटी यानी नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एनपीटी का मतलब क्या है। सीधे शब्दों में समझिए, एनपीटी दुनिया का वो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसने ईरान को कानूनी तौर पर परमाणु बम बनाने से रोक रखा था।
ईरान इस संधि का हिस्सा था, इसलिए उस पर पाबंदियां थी, चेकिंग होती थी। लेकिन अब तेहरान ने इसी समझौते को अपनी आखिरी ढाल और दुनिया के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ईरान कह रहा है अगर हमें छेड़ा तो हम सारे नियम कानून तोड़कर परमाणु बम बना लेंगे। लेकिन जो ईरान कल तक परमाणु बम ना बनाने की कसम खाता था, वो आज इतना आक्रामक क्यों हो गया है? आज रात ये चेतावनी इतनी गंभीर क्यों मानी जा रही है? इसका जवाब छुपा है ईरान के सत्ता के गलियारों में। आपको समझना होगा कि अयातुल्ला अली खामनाई की मौत के बाद ईरान में क्या बदल गया है। दशकों तक दुनिया ईरान पर भरोसा करे ना करे, लेकिन एक चीज की गारंटी थी और वो था अयातुल्ला खामनाई का धार्मिक फतवा। खामनाई ने एक फतवा जारी किया था कि इस्लामी कानून के तहत परमाणु हथियार बनाना हराम है, पाप है। जब भी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन या अमेरिका ईरान पर दबाव बनाता, तेहरान इसी फतवे को आगे कर देता था। लेकिन अब अयातुल्ला खामनाई इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के साथ ही वो धार्मिक फतवा और पुराना संयम भी दफन हो चुका है। अब ईरान की रणनीतिक दिशा संभाल रहे हैं उनके बेटे मोज्तबा खामनेई, और मोज्तबा अपने पिता की तरह नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मोज्तबा खामनेई का रुख बिल्कुल साफ और कड़ा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों जो भी परमाणु वार्ताएं टूटी है, उसकी सबसे बड़ी वजह मोज्तबा ही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान ने सालों की मेहनत से जो एनरिच्ड यूरेनियम तैयार किया है, उसे ईरान न तो किसी देश को सौंपेगा, न देश से बाहर भेजेगा और न ही उसे डाइल्यूट करेगा। पश्चिमी देश चाहते थे कि ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर कर दे, लेकिन मोज्तबा ने कह दिया है कि ये यूरेनियम कोई सौदेबाजी की चीज नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, हमारी आन बान और शान। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये दूरी अब महज कुछ हफ्तों की रह गई है। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूज तैयार है, यूरेनियम तैयार है, बस बटन दबाने की कसर है। अब इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नक्शे पर दिखने वाला ये बेहद संकरा समुद्री रास्ता सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की दुखती रग है। मोहसिन रजाई मिसाइल हमलों की धमकी नहीं दे रहे हैं, वो जानते हैं कि दुनिया को चोट कहाँ लगेगी। उनका कहना है अगर हॉर्मुज के पास ईरान को घेरने की कोशिश हुई तो रास्ता बंद, और रास्ता बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया में हाहाकार, पेट्रोल डीजल की किल्लत और आर्थिक मंदी। ईरान के इस आक्रामक रुख के बाद दुनिया के दूसरे खेमे में भी खलबली मच गई है। ईरान की इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने पुष्टि की है कि उनकी सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई। यरूशलेम और वॉशिंगटन का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ कोई भी समझौता तभी मंजूर होगा जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यानी सिर्फ पाबंदी नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु केंद्रों को नष्ट करना होगा और सारा यूरेनियम ईरान की धरती से बाहर निकालना होगा। तो आज रात दुनिया एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक चौराहे पर खड़ी। एक तरफ मोज्तबा खामनाई है जो यूरेनियम छोड़ने को तैयार नहीं है और हॉर्मुज पर आंच आने पर एनपीटी छोड़ने की धमकी दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी है जो ईरान के परमाणु वजूद को ही मिटा देने की कसम खा चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस महासंकट की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.